नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश राष्ट्रीय सम्मेलन। और यह सम्मेलन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ है। मोदी 2.0 का 1 साल पूरा हो गया है। और जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये संकट काल भी है, ये संक्रमण काल है, हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तब कहा था जान है तो जहान है। इसीलिए लॉकडाउन, घरबंदी का सख्त फैसला लिया सरकार ने। लेकिन आज जबकि लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म होने वाली है, आंकड़ा पहुंच गया है लगभग 1.25 लाख। ये और भी हो सकता था, लेकिन सरकार ने सख्ती की। लेकिन इस सख्ती के चलते दिक्कतें भी आई हैं। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। मजदूरों की व्यथा, उनकी पीड़ा आपने देखी है। जो हमारा आर्थिक पहिया है उसकी गति धीमी ही नहीं, वो बिल्कुल जाम हो गया है। और कल कुछ अहम आंकड़े सरकार ने ही जारी किए, देश की विकास दर के आंकड़े। और विकास दर क्या कहती है? जो आखिरी तिमाही साल 2019-20 की है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, उसमें देश की विकास दर 3.1% पर आ गई। पूरे साल की विकास दर 4.2% पर, 11 साल के सबसे निचले स्तर पर। और इसमें सिर्फ एक हफ्ता, लॉकडाउन का एक हफ्ता ही शामिल है, यानी कि 24 मार्च से 31 मार्च। अब शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर, पहले ही कह चुके हैं कि अगली छमाही यानी कि अप्रैल से और सितंबर तक हमारी जो विकास दर है वो श्रिंक कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, माइनस में चली जाएगी। और जानकार कहते हैं ये -5 से -7 तक का आंकड़ा हो सकता है। बेरोजगारी का जो आलम है उसके बारे में हम लगातार बात करते आए हैं। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, 2 करोड़ वापस आ गए नौकरी पर, लेकिन अभी भी 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। और इस बीच जो चर्चाएं चल रही हैं पिछले 2 दिनों से, सरकार अपनी उपलब्धियां भी गिना रही है। और उपलब्धियां हैं भी। अनुच्छेद 370 हटाया गया, राम जन्मभूमि पर ऐतिहासिक फैसला आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सरकार ने बनाई, ट्रिपल तलाक जैसा एक बहुत ही रेट्रोगेड, बहुत ही वाहियात किस्म का कानून वो सरकार ने हटाया। लेकिन कोरोना का जो ये संकट काल है, इसमें अर्थव्यवस्था क्या इतनी जबरदस्त गिरावट दिखाने जा रही है कि उससे उबरने में हमें बहुत टाइम लग सकता है। 5 ट्रिलियन इकॉनमी, 350 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का सपना क्या सपना रह जाएगा? हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर होने में कितना वक्त लगेगा? और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान, दोनों ही युवा हैं, दोनों का तजुर्बा असीम है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी और कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी हैं। और आप दोनों के लिए और दर्शकों के लिए आज के मेरे 2 अहम सवाल। मोदी 2.0 राजनीति शास्त्र में टॉपर, अर्थशास्त्र में कमजोर, और कोरोना से पहले ही रेड जोन में क्यों आई अर्थव्यवस्था? तो राजीव, आपके साथ शुरू कर रहा हूं। मैं आपको 2 मिनट का वक्त दूंगा, कामयाबी भी गिनाइए। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या आप राजनीतिक शास्त्र में तो माहिर हैं, अर्थशास्त्र में कहीं गच्चा खा रहे हैं क्या? देखिए संदीप जी, आपने बहुत ही प्रासंगिक विषय उठाए। और हम 5 साल के यात्रा के बाद जब हमारी संख्या 282 जीत के आए थे, 5 साल के कार्यकाल का एक नया मैंडेट हमको मिला। और देश के प्रधानमंत्री में हम सब जैसे लोग एक बहुमत के साथ 303 की संख्या पर जीत के आए। तो ये प्रामाणिकता के साथ कि हम लोगों ने 5 वर्ष अच्छा ही काम किया होगा देश के प्रधानमंत्री जी ने, जिसके कारण हमें दूसरा कार्यकाल मिला। अब दूसरे कार्यकाल में भी लंबे अवधि के बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे थे जो आने वाले दिनों में
जिसके क्षणिक रूप से नुकसान भी था, लेकिन लंबे दौर का उसका लाभ था। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोगों ने जीएसटी लागू किया, वन नेशन वन टैक्स, तो उस समय उसके कारण बहुत हलचल उत्पन्न हुई, लेकिन अब वो सब लोग एक प्रकार से उस व्यवस्था में जुड़ने लगे थे और उसकी कामयाबी दिखने लगी थी। परंतु अभी हाल फिलहाल आके, लेकिन साथ साथ विश्व स्तरीय जो आर्थिक स्थिति थी, सिर्फ भारत ही नहीं, हम छोटे देशों को तुलना नहीं करें, जो विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो या फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब लोग दुनिया में देख, मैं उससे भी चर्चा को नहीं जोड़ना चाहूँगा। लेकिन अगर पिछले एक साल में, क्योंकि ना देश के प्रधानमंत्री को पता था कि कोविड आना है, ना आपको पता था, ना हमें पता था, दुनिया में इस तरह का झटका लगेगा, इस तरह का सदमा लगेगा, इस प्रकार की त्रासदी आएगी, कोई नहीं जानता था। फिर भी अगर आप देखें सामाजिक रूप से 4-8 निर्णय मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद आप विषय आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो 370 का था, चाहे वो हमारे बीच में सिटीजनशिप एक्ट हो, या करतारपुर कॉरिडोर हो, या बोडो एक्ट हो, या फिर ट्रिपल तलाक हो, या फिर सिटीजनशिप के बारे में हमने कहा, और या फिर राम जन्मभूमि का, और सबसे सुखद विषय है कि हमारी पिछली पूरी 3 दशक हमारे राजनीतिक जीवन का हम लोग इन सब मुद्दों पर विमर्श करते रहे। आज इस प्रशासनिक निर्णय ने, इस देश के शासन ने उनसे हमें मुक्त कर दिया, हम विकास की तरफ बढ़ रहे थे। 1 वर्ष के भीतर चाहे मर्जर ऑफ बैंक्स की बात हो, या फिर कई सारी योजनाओं को ला करके हम फिर से कोशिश कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं। दिशा वही थी, रिफॉर्म्स का बड़ा दौर चल रहा था, और मैं समझता हूं कि एक पॉज बटन इकोनॉमी में आ गया, जिसके कारण ये विमर्श का केंद्र बिंदु है, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। भारत को उससे अनदेखा नहीं किया जा। राजीव, आप कह रहे थे कि पॉज बटन, मैं यहां पर दर्शकों को बताना चाहूंगा, और आपसे सवाल ही ये है, ये दरअसल पॉज बटन नहीं था, एक ये सिलसिला चल रहा था। ये जो तिमाही का मैंने जिक्र किया 3.1 की विकास दर, इससे पहले 7 तिमाही भी हमारी लगातार विकास दर गिर रही थी। ये 8वीं तिमाही है, तो ये आप प्रीटेक्स्ट ना लीजिए कि कोरोना ने भट्टा बिठा दिया, कोरोना से पहले हम बहुत अच्छा चल रहे थे, ऐसा नहीं है दरअसल। देखिए, जब एक बार बहुमत की सरकार आ गई, और फिर कई बार छोटे घुट, कड़वे घुट लेने पड़ते हैं आगे का रास्ता तय करने के लिए। या तो आप हफ्ते का हिसाब लें, या 5 वर्ष का हिसाब लें। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने ये चुनौती था कि हम अगले 5 वर्ष के लिए आए हैं, और ऐसा कर जाइए कि दुनिया की सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद और सबसे विकसित देश के रूप में भारत उभर के आए। और कई बार कठोर निर्णय के कारण कई सारे ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिसमें आर्थिक उत्क्षण के लिए कुछ गिरावट आता है, जो शायद उस फेज में था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1 वर्ष में आप अगर इस बात को ना भेजें, वन नेशन वन जीएसटी का लाभ दिखना शुरू हुआ था, जब उसमें अपना इम्बैलेंस आया। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम हम लोगों ने देहाती क्षेत्र में 32 करोड़ नए खाते खोले थे, चाहे वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की योजनाओं के कारण 11,77,000 करोड़ रुपया किसान वैसे लोगों के खाते में सीधा गया था। आपको याद होगा कि 1985 में एक बार राजीव जी ने कहा था कि 15 पैसे गरीबों तक जाते हैं। जेम पोर्टल का स्थापना हुआ, जिसमें 55,000 करोड़ का लाभ हुआ। डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बना। इसके साथ अब आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अगर ये लाभ का कारण नहीं बनता, तो जो हमारे पास प्रतिवेदन है कि दुनिया में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंकिंग था भारत का, वो 142 था, और 2014 में आकर के 15 से 19 में आकर के वो घट करके 63 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ने, WHO हो, IMF हो, UN हो, इन लोगों ने इस चीज़ों को यानी कि आपका दावा ये है आप सही राह पर चल रहे हैं। मनीष, आप रिस्पॉन्ड करेंगे? यही सवाल पलटकर मैं कहूँ, बीजेपी राजनीति शास्त्र में इतनी माहिर है, आप उनके गेम में फंसे रह जाते हैं। अर्थव्यवस्था के मुद्दे आप उठाते भी हैं, तो वो दरअसल आप नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाते। ये विपक्ष, खास कांग्रेस की एक कमजोरी है क्या? देखिए संदीप जी, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। और देश की जो आज की परिस्थिति है, उसको एक वाक्य में प्रभाषित किया जा सकता है कि एनडीए भाजपा के 6 साल और देश का हुआ बुरा। जब ये कोरोना वायरस की महामारी आई और भारत में पहला केस आया 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक सरकार सोई रही।
23 मार्च को जब 341 केस थे और 7 लोगों की मृत्यु हुई थी, तो पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। और आज जब वो आंकड़ा 1,75,000 पहुंच रहा है, तो आप पूरे देश को खोलने की बात कर रहे हैं। तो या तो वो निर्णय गलत था, या जो आप निर्णय अब करने जा रहे हैं या आपने किया है वो निर्णय गलत था। और जो एक इतनी बड़ी त्रासदी इस देश ने पिछले 2 महीनों में देखी है कि 23 मार्च को आपने लॉकडाउन लागू कर दिया, 28 मार्च को लॉकडाउन टूट गया, करोड़ों लोग शहरों से निकलकर गांव देहात की ओर चलना शुरू हो गए, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपना सामान सर पर रखकर हजारों किलोमीटर भारत की सड़कों पर चले जा रहे हैं। और सरकार की असंवेदनशीलता ऐसी कि उनको राहत पहुंचाने में कोई काम नहीं किया। और जब श्रमिक स्पेशल शुरू भी की, आज जो एक अखबार में खबर छपी है कि 80 लोग उस श्रमिक स्पेशल्स में मर गए, दम तोड़ दिया, मारे जा। हाँ, तो ये क्या हो रहा है? आपके गाड़ी शुरू होती है सूरत से, जाना होता है उसको छपरा, पहुंच जाती है और रोरकिला। बंबई से गाड़ी चलती है गोरखपुर के लिए, लगना चाहिए 2 दिन, 6 दिन वो गाड़ी चलती रहती है। और जो वहां पे आंखों देखा हाल निकल के आ रहा है कि ना खाना ना पानी, भूखे प्यासे लोग इस तरह आपने ट्रेन में भर रखे हैं, रेलगाड़ी में, जैसे कि आपने कोई कैदी भर रखे हैं। तो इसलिए सरकार पूरी तरह से ये जो कोरोना वायरस की महामारी है, इससे लड़ने में नाकामयाब हुई। आपने नाकामी गिनाई मनीष। देखिए, जान है तो जहान है के साथ साथ जान भी जहान भी। अगर अर्थव्यवस्था का पहिया नहीं घूमेगा, जो ये 10 करोड़ लोग अभी बेरोजगार हैं, 12 करोड़ थे, बेरोजगारी का जो आलम है, जो चक्का जाम हो रखा है, जो प्रोडक्शन उत्पादन नहीं हो पा रहा है, वो भी तो एक दिक्कत है ना। कोर सेक्टर 38% का गोता खा गया मनीष। अगर हम सीमेंट स्टील की बात करें, 85-86% डाउन। संदीप जी, पावर 23% डाउन। तो इसके लिए इकोनॉमी तो खोलनी पड़ेगी कि नहीं खोलनी पड़ेगी? संदीप जी, आपने 2 मिनट दिए थे राजीव प्रताप रूडी जी को, जरा धैर्य से सुनिए। और मैं यही कह रहा हूं कि जो फैसला आज आप करने जा रहे हैं कि जिन 13 शहरों में से सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, उन 13 शहरों में भी उन जगहों से जहां से केस आ रहे हैं उनको बंद करने की बात कर रहे हैं। यही काम आपको 23 मार्च को करना चाहिए था। पूरे देश को लॉकडाउन करने की जगह, जहां पर वो 341 केस थे, 125 जिलों में, 123 जिलों में वो 341 केस थे, सिर्फ 7 मौतें हुई थी। वो जो जगहें थी जहां से ये केस आ रहे थे, उनको स्ट्रिक्टली कंटेन करने की जरूरत थी, ना कि आप पूरी अर्थव्यवस्था को और पूरे देश को बंद कर दीजिए। अब आपके पास कोई चारा रह ही नहीं गया, क्योंकि 60 दिन में आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसने 30 लाख करोड़ का गोता खा लिया। 2,04,000 करोड़ की आपकी अर्थव्यवस्था है, 30 लाख करोड़ रुपए का आपने नुकसान कर दिया 60 दिन में, क्योंकि सीधा 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान है हर दिन के लॉकडाउन का। और जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है कि ये अर्थव्यवस्था कोई कोरोना वायरस के कारण गोता थोड़ी खा रही है। जैसे आप खुद कह रहे थे, पिछले 2 साल से अर्थव्यवस्था गोते खा रही है। राजीव प्रताप रूडी, जब 24 तारीख को बंदी हुआ तो सभी मुख्यमंत्री ने एक स्वर में कहा कि बंदी होनी चाहिए, और जब विस्तार हुआ तो पंजाब के मुख्यमंत्री सबसे आगे बढ़ के, जहाँ कांग्रेस का शासन था। लेकिन मुझे एक दिन भी किसी टेलीविजन चैनल पर यह सुनाई नहीं दिया कि ये बंदी नहीं होना चाहिए। आज ठीक है, आप उस समय अगर हम सरकार प्रधानमंत्री बंद करते तो आप कहते बंदी नहीं होना चाहिए, तो हम आपको रिकॉर्ड पर लेके आते कि आपने ऐसा कहा था। लेकिन आप में से किसी नेता ने, ना आपके राहुल गांधी ने, ना मनीष तिवारी जी ने, किसी ने ये बात नहीं कही। आज आप कह रहे हैं कोई निर्णय गलत था। ये बात सही है कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो निर्णय लेता है, देश के हित में लेता है, और उसका निर्णय आज आप कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन देश ये मानने के लिए तैयार नहीं है। देश ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि वो निर्णय गलत है। आपने जो कहा कि और उसके बाद आपने रोना शुरू कर दिया हमारे मजदूर जो बिहार यूपी में गए। सबसे बड़ी ये बात है कि आज 52 लाख मजदूरों को ट्रेन में बैठा के 4500 ट्रेनों, 4000 ट्रेनों में हम लोगों ने पहुंचा दिया। ठीक है, कष्ट हुआ,
लेकिन आप लोग जो पंजाब के हमारे मित्र हैं, महाराष्ट्र के हमारे मित्र हैं, या जो विकसित राज्यों के मित्र हैं, इतना आंसू उन गरीबों के लिए बहा रहे हैं, इतना आंसू बहा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पीड़ा उनका है। उनके लिए सरकार ने क्या किया उसकी लंबी सूची अगर मौका दें। लेकिन अगर आपको इतना ही प्यार था तो 15 दिन उनको और खाना, वो तो घर से निकाले जा रहे थे, मकान मालिक मार के भगा रहे थे, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या कहीं की सरकार हो। उनका आपने वेतन बंद हो गया, उनको खाने के लिए नहीं मिला, वो फैक्ट्रियों में जाने का रास्ता बंद हो चुका था। तो क्या जिन राज्यों को हम लोगों ने, हमारे गरीब किसान जो बिहार से और उत्तर प्रदेश से जाके आपको अमीर बनाए हैं, क्या 3 महीना उनको अच्छी तरह से सेवा कर नहीं सकते थे? ऐसा है राजीव जी, पहली बात आपने कही कि किसी मुख्यमंत्री ने इस फैसले का विरोध नहीं किया। आपने पूछा किस मुख्यमंत्री से? जब आपने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, आपने क्या किसी मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श किया था? उसके 24 घंटे के बाद जब 4 घंटे के नोटिस के ऊपर आपने लॉकडाउन का ऐलान किया, तो आपने क्या किसी मुख्यमंत्री से सलाह की थी? मुझे तो एक बात नहीं समझ आती कि 21 मार्च 2020 तक कोरोना वायरस इस देश में राष्ट्रीय आपदा नहीं थी, पर रातों रात 22 मार्च को राष्ट्रीय आपदा क्यों बन जाती है? क्या आप 30 जनवरी से लेकर 22 मार्च तक 52 दिन सोए हुए थे, जब पूरी दुनिया में, इटली में, अमेरिका में, फ्रांस में, स्पेन में केस बढ़ रहे थे? वो 52 दिन का आपको हिसाब देना चाहिए कि आपने क्या कहा। और दूसरी बात आप ये कहते हैं कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और उसमें आपकी भी सरकारें शामिल हैं जहां पे ये श्रमिक और मजदूर भाई आके काम करते हैं, उन राज्यों ने उन लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखा? बिल्कुल एक वाजिब सवाल है, पर मैं आपको इसका उत्तर देना चाहता हूं। इन शहरों से, और उसमें सूरत भी शामिल है, उसमें मुंबई भी शामिल है, उसमें अनेक भारत के और शहर शामिल है, पलायन 28 मार्च को ही शुरू हो गया था और ये 23 मार्च से लेकर 28 मार्च तक कोई आर्थिक संकट नहीं आया था, पर आपके प्रधानमंत्री ने चलचित्र पे आकर देश को डरा इतना दिया कि जहां है आप रुके रहो। तो जो गरीब था, जो शोषित था, जो नीचे के तबके का व्यक्ति था, उसने ये सोचा कि शहर में तो मैं मर जाऊंगा, ये बीमारी बाहर से आई है, अमीर आदमी की बीमारी है, तो अगर मैं अपने घर पहुंच जाऊं, गांव देहात पहुंच जाऊं, तो मैं शायद बच जाऊंगा। तो पलायन पैनिक की वजह से शुरू हुआ। ठीक है, आपने अपना रिस्पांस दे दिया मनीष तिवारी। अब मैं सवाल पूछता हूं राजीव प्रताप रूडी। मेरा सवाल दरअसल ये है, आप दोनों ने आरोप प्रत्यारोप, देखिए आरोप प्रत्यारोप में कुछ नहीं निकलना, ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी। किसकी गलती है किसकी नहीं, ये बाद में भी हम टैकल कर सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है, आपने श्रमिकों की बात की, मजदूरों की, सरकार ने क्या कदम उठाए। 12 मई को प्रधानमंत्री ने कहा 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा। अब उसमें वो 2 लाख करोड़ का था फिस्कल स्टिमुलस, बाकी तरलता दे रहा था, बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, उसमें आम आदमी की जेब में कितने पैसे गए? श्रमिकों के लिए कोई मद क्रिएट किया गया क्या? उनके खाते में पैसे गए क्या? या आज भी परेशानी ये है कि लोगों के पास एक तो बेरोजगारी का आलम, 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, ऊपर से गरीबों के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए संकट और बढ़ता जा रहा है। क्या मुझे आप समय देंगे? जी बिल्कुल। क्या मुझे आप समय देंगे? हाँ हाँ बोलिए ना। आपने कहा, एक तो मनीष जी ने, देखिए मनीष जी का भी ऑडियंस होगा, हमारा भी ऑडियंस है। अब ये इनका कहना कि देश के प्रधानमंत्री ने किसी से बात नहीं की, अब देश ही जानेगा कि कौन झूठ बोल रहा है और किन किन मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जान माल पहले बचा लो, इकोनॉमी हम लोग देख लेंगे, और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बढ़ चढ़ के कहा कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। ये पूरा देश जानता है। तो कौन सच बोल रहा है और हर दिन कैसी बैठकें होती थी और दूसरे पार्टी के लोगों ने बताया है, तो इस पर मैं कोई चर्चा नहीं। यहाँ सच और झूठ का तो है, 125 करोड़ देशवासी करेंगे कि मनीष जी झूठ बोल रहे हैं या राजीव प्रताप रूडी, देश के प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं या राहुल गांधी सच बोलते हैं, ये तो लोग ही तय कर पाएंगे। हमारे और आपके तू मैसेज नहीं होगा। मुझे इस बात की थोड़ी चिंता लग रही है कि कांग्रेस पार्टी जो देश की इतनी बड़ी पार्टी है, ये देश के आर्थिक व्यवस्था और उसके निर्णयों के बारे में नहीं बोल रही है। ये कोविड में माइग्रेंट लेबर दुर्दशा, ये आप करेंगे, लेकिन लोग आपकी एक बात का भरोसा नहीं कर रहे हैं मनीष जी। अब मैं कहना चाहूंगा, आप मैं 20,97,000 करोड़ के राहत पैकेज की बात पूछ रहा था राजीव प्रताप रूडी। उसमें से गरीबों को कितना पैसा गया? उस विषय पर आ जाऊं।
आप तो सुनेंगे तो फिर इसके लिए कागज भी निकाल लीजिए, और मनीष जी आप भी कागज निकाल लीजिए। 24 को बंदी हुआ, 25 को और 26 को देश के प्रधानमंत्री ने 1,70,000 करोड़ की पहली पैकेज की, और उसमें 80 करोड़ लोगों को 5 kg चावल और 1 kg दलहन उनके पास 5 महीने तक देने की व्यवस्था की, जिसको अगले बार फिर बढ़ाया गया है। 20 करोड़ जनधन खाते में 500 रुपया अगले 3 महीने तक के लिए दिया गया। मनरेगा में जो पैसा गया था 60,000 करोड़ पैसा पहले था, मनरेगा में 60,000 करोड़ रुपया उसको अतिरिक्त रूप से दिया गया, और जिसका मनरेगा का जो वेतन उन लोगों का दैनिक भत्ता 182 था उसको बढ़ा करके 202 रुपया किया गया। इसके साथ साथ देश भर में 1,000 ऐसे 3 करोड़ लोग जो थे, 3 करोड़ लोग जो सीनियर सिटीजन्स थे, पेंशनर्स थे, गरीब थे, डिसेबल थे, उनके खाते में 1,000 करोड़ रुपया दिया। उसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये तो पहला पैकेज था जिसमें 3 दिन के भीतर देश के प्रधानमंत्री ने इतनी तत्परता से 3 दिन के भीतर 1,70,000 करोड़ लोगों के खाता में भेजना शुरू किया। ये क्या शुरुआती था। अब आगे पूछे कि उसके बाद इसके बावजूद आप ही ने आंकड़ा दिया राजीव प्रताप रूडी कि 51 लाख लोगों को आपने घर पहुंचा दिया। वो 51 लाख लोग जहां काम करते थे वो अपने गांव जाने के लिए मजबूर क्यों हो गए? मैं 51 लाख की फिगर पर चलता हूं। हमारे घर में काम करने वाला एक व्यक्ति घर नहीं गया, जिसके घर में जिस प्रांत में वो दर्द था इन गरीबों के लिए, उन फैक्ट्री मालिकों के पास दर्द था, वहां का एक भी कर्मचारी नहीं लौटा है। लेकिन जिन लोगों ने ठेकेदारों के माध्यम से ऐसे लोगों का शोषण करते थे, इनको घर से निकाला, इनका खाना बंद हुआ, इनमें भय उत्पन्न किया, और देश के प्रधानमंत्री के व्यवस्था को कमजोर दिखाने के लिए कई स्थानों पर हमारे कांग्रेस के मित्रों ने ऐसे गरीबों को सीधा आरोप लगा रहे हैं मनीष तिवारी आप पर। अब आप क्या केंद्र सर, एक मिनट राजीव, देखिए अब आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट, क्योंकि आंसू बहा रहे हमारे मित्र, आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहाइए, मैं उनसे रिस्पांस लेता हूं। पूरा का पूरा दृश्य पूरे भारतवर्ष ने, हाँ मनीष तिवारी, कांग्रेस राजनीति कर रही है, केंद्र ने जो करना था किया, बाकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। सीधा आरोप लगा रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। अपने ही शब्दों के जाल में फंस गए राजीव प्रताप रूडी जी। अगर ये कह रहे हैं कि विकसित प्रदेशों का उत्तरदायित्व तो बनता था, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उस विकसित प्रदेश में गुजरात नहीं शामिल है? अगर सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य से हुआ है तो वो गुजरात से हुआ है। अगर सबसे ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पे पड़े हैं तो वो सूरत के पड़े हैं, और ये वही प्रदेश है जहां से आपके प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री आते हैं। अब मैं आ जाऊं आपके इस स्टिमुलस पैकेज के ऊपर। देखिए स्टिमुलस पैकेज क्या है? ये स्टिमुलस पैकेज जो मजदूर और श्रमिक भाई हैं उनके लिए ये था कि अगर आप पैदल चलते चलते अपने घर पहुंच गए, अगर आप रेलगाड़ी के नीचे ना कुचले गए, अगर आप ट्रक के नीचे ना कुचले गए, तो जब आप घर पहुंचोगे तो 7 रुपए 25 पैसे का चावल और थोड़ा सा जिसे अंग्रेजी में चिक पीस कहते हैं, चना, आपको 7 रुपए 25 पैसे प्रतिदिन चावल और चना ये सरकार मुहैया करवाएगी। 3500 करोड़ रुपए का, अगर आप भारत में इंटरनल माइग्रेंट्स को देखें तो उनकी संख्या 2011 के सेंसस के हिसाब से 11 करोड़ है, और वो 11 करोड़ से बढ़कर आज 2020-21 तक अगला सेंसस आने वाला है 22 या 25 करोड़ हो जाएगी। आप कहते हैं आपने 51 लाख लोगों को रेलगाड़ियों में घर पहुंचा दिया है। उन रेलगाड़ियों की जो दशा थी वो मैंने आपके सामने उजागर की है। उन करोड़ों लोगों का क्या हुआ जो करोड़ों लोगों को पैदल अपने घर जाना पड़ा? मेरा सवाल व्यवस्था को लेकर था। 65 दिन हमें लग जाते हैं ये कहने में कि मजदूरों से एक तो पैसे मत लो, बस हो, रेल हो, हर चीज़ में कि 85-15 का फॉर्मूले इजाद किए जा रहे थे कि भैया इनसे पैसे मत लो, इनको घर पहुंचा दो, खाने पीने की व्यवस्था कर दो। ये बातें करने में 65 दिन लग गए, और अब माफ़ी से आप दोनों बहुत ही तजुर्बेकार, बहुत ही पॉलिश्ड स्पोक्स पर्सन्स हो, पर आज जो हमने आधे घंटे बातचीत भी की है उसका सार ये निकलता है मनीष कि राजीव प्रताप रूडी की मंशा ये थी, उनकी इच्छा ये थी कि वो आप पर पूरी की पूरी ब्लेम डाल दें, और आप उन पर ब्लेम डाल रहे थे, जबकि लड़ाई सबको लड़नी है। व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज दैट हमारी व्यवस्था पर?
मैं संदीप जी आपकी बात का जवाब दे देता हूं। देखिए 28 मार्च को जिस दिन लॉकडाउन टूटा और दिल्ली से और बाकी शहरों से मजदूरों ने पलायन करना शुरू किया, कांग्रेस पार्टी ने उस दिन से जोर दे के कहना शुरू किया कि आप इनको घर पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए, घर पहुंचा के वहां पर इनको क्वारंटाइन अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पे आपको उनको क्वारंटाइन कीजिए। आपने उनको बॉर्डर पे रोका, आपने उनको ब्लीचिंग पाउडर से नहलवाया, आपने उनकी बेइज्जती की, आपने उनको जलील किया, आपने उनको आदमियों की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं किया। और अगर विपक्ष ये कहता है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है तो क्या विपक्ष अपना उत्तरदायित्व तो नहीं निभा रहा? ओनली 30 सेकेंड्स राजीव प्रताप रूडी, मतलब हम कोरोना से जंग जीत गए हैं, राजनीतिक मैंने जंग सोचा कर था लेते। कि मनीष जी, मतलब मोटी बात ये आ रही है कांग्रेस ना, पार्टी के एक बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। मनीष जी एक पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सबसे सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे खेद है कि आज उन्होंने अपने सिर्फ सीमित कर लिया अपना विषय कोविड तक, और कोविड के दौरान गरीबों के ऊपर क्या हुआ हमने भी उनको बता दिया, उन्होंने क्या किया। और इसके विश्लेषण के लिए प्रत्येक दिन टीवी चैनल पर कई सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म होंगे। ये अच्छा हुआ, गलत हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने अच्छा किया नहीं किया, ये तो समय से देश ही बताएगा। और जब देश की सरकार ने रेलवे चालू किया, रन आउट ऑफ टाइम। राजीव प्रताप रूडी, मनीष तिवारी, 30 लाख लोग आपका ख्याल बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आप तो नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, लेकिन आई कांट रेजिस्ट मेकिंग दिस कमेंट। सबसे सुलझे हुए, सबसे आर्टिकुलेट स्पोक्स पर्सन्स, प्रवक्ता आज कार्यक्रम में हमने न्योता दिया था, लेकिन लड़ाई कोरोना से नहीं लग रही है, ये राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है कि कौन जीतेगा, कौन इसमें कितना नफा नुकसान अपना देख रहा है। उसी की बानगी आज आपने देखी भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।